गाइस, वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जो कि क्लासिकल थ्योरीज, हम लोग क्लासिकल थ्योरीज उसमें पढ़ रहे थे, जिसमें हम दो थ्योरीज पढ़ चुके हैं। एक तो साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय द एप्टरवुड टेलर एंड द नेक्स्ट थ्योरी अबाउट फ्रॉम द हेनरी फ्योल। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी which is given by the Luther Gulick and Al-Gulick and Urwick। तो जैसे कि हम बात करते हैं, बेसिकली गुलिक और उर्विक जो है, इनकी सिमिलैरिटीज भी थी इनकी थीरीज में। क्लासिकल एरा का जब दौर चल रहा था, इन दोनों ने थीरीज लिखी थी, तो इसके अकॉर्डिंगली इनमें कुछ डिफरेंसेस भी थे। तो सिमिलैरिटीज क्या थी इन दोनों के व्यूज में? दोनों जो थे बिलीव करते थे रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस विद द साइंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि ये दोनों किस में बिलीव करते थे कि रूल ऑफ थंब, ठीक है, शुड बी रिप्लेस्ड बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, सेकंड ये बिलीव करते थे यूनिवर्सलिटी ऑफ द प्रिंसिपल। सेकंड जो ये बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे ये यूनिवर्सलिटी ऑफ द प्रिंसिपल। थर्ड यह बात करते थे ये दे बिलीव इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूजन। हमने बात करी थी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी की। तो डाइकोटमी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो गुलिक और उर्विक थे, ये बिलीव करते थे कि किस तरीके से जो मैनेजमेंट, जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक दूसरे के साथ साथ किस किस तरह से चलेगी। ठीक है ना, सॉरी, जो इनके डिफरेंसेस थे उनमें ये किस में बिलीव करते हैं? डिफरेंसेस जो थे इनके, अगर हम क्लासिकल थ्योरिस्ट से देखें तो डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे थे? ये तो इनके आगे सिमिलैरिटीज। डिफरेंसेस नंबर वन ये थी, दे बिलीव इन द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूजन, राइट। सेकेंड वन ये बिलीव करते हैं, क्योंकि जो क्लासिकल एरा के जो थ्योरिस्ट थे वो बिलीव करते थे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी के ऊपर। तो ये जो क्लासिकल एरा थ्योरिस्ट थे, ये सेंट्रलाइजेशन के ऊपर बिलीव करते थे। जैसे हमने हेनरी फ्योल पढ़ा, जब साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करी, तो वहाँ पे हमने सेंट्रलाइजेशन देखी। तो ये जो थे ये बिलीव करते थे किसमें? डिसेंट्रलाइजेशन में, डिसेंट्रलाइजेशन में। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या सुजेस्ट किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट as well as साइंस। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है? आर्ट भी है और क्या है? साइंस भी है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं किसकी, जो इन्होंने मेन बात करी थी, जो इनका एक मेन फॉर्मूला था, वो क्या था? पोस्टकॉप। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि इन्होंने जो था एक कंसेप्ट था, दैट इज द पोस्टकॉप। ठीक है, ये जो पोस्टकॉप के एक्रोनियम थी, इसको इम्प्रूव कर रहा था, जो कंसेप्ट था किसका? फ्यूल का। इसमें हर एक लेटर में जो है ये हर एक वर्ड को क्या करता है? डिफाइन करता है। जैसे पी डिफाइन करता है किसको? प्लानिंग को।
तो प्लानिंग क्या होती है, ये एस्टिमेट किया जाता है, मान के चलते हैं कि इंसान या फिर जो मटेरियल रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से उनको यूटिलाइजेशन में लाया जाए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वहाँ तक पहुँचा जा सके। ठीक है, थ्रू अप्रोप्रिएट मतलब उनकी जो एमिंग है इकोनॉमिकली और इफिशिएंटली उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना कि आपका मतलब एक पूरा पाथ बनाना, उसी को आप लोगों ने क्या बोला, प्लानिंग बोला। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइज करना है किसको, पूरे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। एस जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए, स्टाफिंग के लिए। स्टाफिंग जो है वो किसके साथ जुड़ा होता है, हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो जब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इट मीन्स कि स्टाफिंग में मतलब जो रिक्रूटमेंट है, जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी, प्रमोशंस होंगी, वो सारी किसके बेसिस पे होंगी, आपकी इसी के बेसिस पे, मतलब कि जो कंसर्न कौन करेगा, वो स्टाफिंग डिपार्टमेंट के साथ डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है डी, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि कमांड करना किसको, सबऑर्डिनेट्स को बाय द मैनेजर, कि मैनेजर क्या करेगा, सबऑर्डिनेट्स को अपने कमांड देगा। इसके बाद हम बात करते हैं सीईओ की, दैट इज अ कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या है, कॉपरेशन और टीम वर्क जो है वो बना के रखना किसके बीच में, अलग अलग यूनिट्स जो होते हैं एम्प्लॉयज के, कि हर कोई बंदा जो अब अपना अपना काम करता है, उसका एक एक अपना अपना स्फीयर है, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन बनाना, जो बनाना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपरेशन बना के रखना, उसी को हम लोगों ने बोला कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग, देन आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक सुपीरियर की कि वो हर एक इंश्योर करे, हर एक सबऑर्डिनेट से, कि वो क्या करे, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट का सबमिट करे। ठीक है, तो ये मतलब कि हर एक जो उसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट होनी चाहिए, ताकि जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो ऊपर तक जो है वो जा सके। ठीक है, तो मतलब कि फ्रॉम द डाउन टू अपवर्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक मैनेजर तक पहुंचे, तो वो तभी पहुंच पाएगी जब जो आपका कोऑर्डिनेट स्टाफ है वो क्या करेगा, अपने अपनी मंथली रिपोर्ट जो भी उनकी वर्क की रिपोर्ट है वो उसको प्रेजेंट करेगा। देन इसके बाद आता है बी, बजटिंग। तो ये जिम्मेवारी किसकी है, रिपोर्ट लेना, रिपोर्ट लेने की जिम्मेवारी मैनेजर की है। ठीक, देन बजटिंग। बजटिंग का मतलब क्या है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमने जब स्टाफिंग की बात करी तो यहाँ पे बात किसकी आई थी, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, एक बंदे की एडमिनिस्ट्रेशन, कि उसकी रिक्रूटमेंट कैसी होगी, सैलरी कितनी होगी, क्वालिफिकेशन की प्रोसेसेस कैसी कैसी होगी। अब जब बजटिंग की बात करते हैं तो जहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, कि जो मैनेजर है वो साइंटिफिकली प्रिपेयर करेगा अपनी एनुअल स्टेटमेंट को, जिसमें एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की हमने बात करी होती। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में भी हम देखते हैं कि हर साल जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करती है, डैट इज द बजट जो है वो प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो रिसेंटली अभी भी बजट जो है वो न्यू ईयर आने वाला है ऑन द 1st of Feb। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट बजट कंटेन्स। अब इसकी बात करें तो इसको जो था इन्होंने इम्प्रूव फॉर्म में रखा था, तो इन्होंने बोला जो पोस्ट कॉब है ये टेक्निक्स बताता है जो किस में अडॉप्ट की जानी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में अडॉप्ट की जानी चाहिए। हालांकि कुछ टेक्निक्स जैसे पॉलिसी फॉर्मेशन है, इवेलुएशन है, जब पब्लिक रिलेशन है, वो पोस्ट कॉब में नहीं बताई हुई हैं। तो जो गुल्लिक और उर्विक थे, इन्होंने क्या बोला कि इस टर्म कॉइनिंग द टर्म। तो प्रिंसिपल्स क्या देते हैं, गुलिक और उर्बिक क्या देते हैं, प्रिंसिपल्स देते हैं। गुलिक और उर्बिक जब प्रिंसिपल देता है, दे केम विद द 10 प्रिंसिपल्स, और दोनों एम्फेसाइज करते हैं उनमें से 8 प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो जो उर्विक है वो लेटर क्या करता है, इंटीग्रेट करता देता है अपने प्रिंसिपल्स को फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स के साथ, और मुनि और रिलेव्स प्रिंसिपल प्रोसेस इफेक्ट करता है उसके ऊपर। तो टेलर्स के जो प्रिंसिपल हैं, जो आइडियाज थे फोलेट के, जगरेनिशम्स के,
उनको ये किसमें ड्राइव कर देता है 29 प्रिंसिपल्स में, और एक माइनर प्रिंसिपल्स जो है होस्ट बन जाता है उसका। तो हम देखते हैं सबसे पहले बात किसकी करते हैं, 10 प्रिंसिपल्स ऑफ गुलिक। होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पोस्ट कॉप। अब हम बात करेंगे किसकी, 10 प्रिंसिपल्स जो है गुलिक के। सबसे पहले जैसे फ्योल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल था दैट इज द डिवीजन ऑफ वर्क, वही इसने रखा डिवीजन ऑफ वर्क, जिसको उसने भी क्या कहा था, स्पेशलाइजेशन, और इन्होंने भी क्या कहा उसको, गुलिक ने भी क्या कहा, स्पेशलाइजेशन कहा। अब इसके बाद बोलता है, स्ट्रेस डालता है कि डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, ये प्रॉपर वेज पे क्या होना चाहिए, एक एक बंदे को काम उसके अकॉर्डिंगली दिए जाना चाहिए। दूसरा बोलता है डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन 4 पीस। दूसरी क्या बोलता है ये कि डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन 4 पीस। ठीक है, कि जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है अगर कोई बना रहा है तो वो 4 पीस के ऊपर होता है। ये बोलता है कि 4 पीस के ऊपर डिपार्टमेंट जो है वो डिपेंड करता है, एस्टेब्लिश होना चाहिए। सबसे पहला पी क्या बोलता है, ये जो 4 पीस है इसमें से एक पी बोलता है ये किसको, पर्पस को। पर्पस का मतलब क्या है, फंक्शन, कि वो क्या काम जो है वो करेगा। डिपार्टमेंट या फिर वर्क जो है उसको डिसाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन और द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जिसमें एक जैसी, जिन इंडिविजुअल्स में एक जैसी स्किल्स हैं, जो टेक्निक्स है, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए। ठीक है, तो मतलब कि अब बोलता है कि प्रोसेस एक अच्छी तभी चलेगी जब आप एक जैसे लोगों को जिनमें एक जैसी स्किल्स होंगी उनको एक काम पे लगाओगे। ठीक है, थर्ड वन इज पर्सन। पर्सन को क्लाइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोलता है डिपार्टमेंट जिसको सेट किया जाता है वो क्या करता है, अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को क्या करता है, सर्व करता है। ठीक है, अगर हम देख के चले जैसे एक डिपार्टमेंट जो है उसको वो टेक केयर कर रहा है ओल्ड एज पीपल की, तो दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो केयर कर रहा होगा चिल्ड्रंस की। तो हर एक बंदे का जो उसका डिपार्टमेंट है उसके पर्सनस भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इनके क्लाइंट्स भी जो है वो अलग अलग होंगे। तो जिस तरह के आपके क्लाइंट्स होंगे वैसे ही आपका क्या होगा, पर्पस होगा। And the last one is your place। मतलब फंक्शंस जो किए जाते हैं एक एरिया में उनको एक साथ लाया जाता है ताकि एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो है वो बनाया जा सके। आप देखते हो कि जैसे हम बात करते हैं कि चिल्ड्रंस के लिए अलग अलग स्कीम्स आती हैं, उनके वेलफेयर के लिए वर्क किया जाता है, उनको जहाँ फिर गर्ल्स के वेलफेयर की बात की जाती है, जहाँ पे ओल्ड एज पेंशन्स लगाई जाती है, तो उन सभी का वो फंक्शंस क्या है, अलग अलग कर रहे हैं ना, उनका पर्पस अलग अलग है। ठीक है, पर्सन के साथ जो डील कर रहा है क्लाइंट्स जो है वो भी अलग अलग है। प्रोसेस जैसी चल रही है, जो स्किलफुल पर्सन है वो एक ही जैसे लोग जो है एक डिपार्टमेंट में काम करें, तो उन डिपार्टमेंट सभी चीज़ों को कहाँ पे लाते हैं, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो लाया जा सकता है। जैसे मैंने बोला एक इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की। ठीक है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इसके अंडर ये क्या कर रहा है, अलग अलग पर्सन है, उनकी अलग अलग स्किल्स है। कुछ लोग जो है अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली वो चाइल्ड वेलफेयर का काम कर रहे हैं, कुछ अपनी स्किल्स के मुताबिक ओल्ड एज पेंशन का काम करें, कुछ अपने स्किल्स के मुताबिक क्या कर रहे हैं, जो किसके लिए काम कर रहे हैं, गर्ल्स एजुकेशन की, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, कुछ विडोज के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो काम है सभी का क्या है, अलग अलग है, ये फंक्शनली क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस इनके लिए जो परफॉर्म किए जा रहे हैं, इनके वेलफेयर के लिए जितने भी पर्पस के लिए किए जा रहे हैं, ये क्यों नहीं, ये पर्सन्स है ना, तो इन पर्सन्स के लिए क्या किए जा रहे हैं, फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं बाय द अलग अलग जो लोग हैं उनके द्वारा। तो उन्हीं लोगों के द्वारा जो प्रोसेस चल रही है उसी के बाद वो क्या बनाते हैं, एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, दैट इज अ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, दैट इज योर प्लेस। उसका प्लेस क्या आ गया आपका, ये डिपार्टमेंट आ गया।
ठीक है, तो ये क्या बोलता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन हमेशा किस पे होनी चाहिए, 4 Ps के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। थर्ड बोलता है, और ये भी बोलता है 4 Ps ओनली 1 P इज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट। गुल्ले का ये बोलता है और इन 4 Ps में से सिर्फ एक पी जो है वो बेस होता है किसके लिए, डिपार्टमेंट को बनाने के लिए। और गुल्ले का प्रिंसिपल जो है इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल प्रिंसिपल था, क्योंकि इस तरह से एक सिंगल पी को लेके आप बोलो किसी भी तरह का डिपार्टमेंट जो है वो आप सेट नहीं कर पाते। खुद इसने ये 4 P दिए और लास्ट में इसने बोल दिया कि इनमें से किसी एक पी के ऊपर ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिपेंड करेगी, तो ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज भी हुआ था ये काफी ज्यादा। फिर थर्ड बोलता है कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की। कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की। अब बोलता है जो हारमोनी होनी चाहिए अलग अलग यूनिट्स के बीच में वो किसके ऊपर है, उनकी पोजीशन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्या करे, यहाँ पे जो एलिमिनेट करे कन्फ्लिक्ट जो आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके अंदर। ठीक है, और लास्ट बोलता है, फोर्थ बोलता है डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन। डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या था, कोऑर्डिनेशन बाय आइडिया। इसमें ये होता है दो तरह की सिचुएशंस होती है, पॉलिसीज या फिर लॉज, अगर वो क्या हो, खोखले हो। बोलते जब पॉलिसीज अगर क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो जो दो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो मे भी क्या करें, इंटरप्रेट करें उसको अलग अलग तरीके से, अपने अपने अकॉर्डिंगली करेंगे ना, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है टू ब्रिंग डिफरेंटली देयर बाय रिजल्टिंग इन कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टूथ के, जो इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट आया है वो इसी मैनेजर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर बोलता है कन्फ्लिक्ट डैट एमर्ज फ्रीक्वेंटली। बोलता है कुछ कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं अपने फ्रीक्वेंटली लगातार इमर्ज होते रहते हैं। तो बोलता है कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट जो है वो ओरिजिनेट होते रहते हैं खुद ब खुद, जिनको हम प्रोन एरियाज भी बोलते हैं ऐसे केसेस में मैनेजर को चाहिए वो एडवांसली वो क्या करे, कोई ना कोई स्ट्रेटजीज बना के रखे ताकि इस तरीके के कन्फ्लिक्ट जो है वो ना हो। देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब आपके आइडियाज जो है, आपकी पॉलिसीज जो वो अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाएगी तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगे। ठीक है, और कुछ जगह पे क्या होगा, डेलिबरेटली लगातार ही अपने आप ही वहां पे क्या होंगे, फ्रिक्वेंटली कहीं ना कोई रीजंस बन जाएंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उन सभी चीजों से रोकने वो काम किसका है, मैनेजर का है। नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें, इसमें बोलता है कि एक सबऑर्डिनेट जो है वो अकाउंटेबल होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपरऑर्डिनेट को। मतलब कहने का ये था कि एक सबऑर्डिनेट को जो डायरेक्शन देगा वो सिर्फ एक ही सुपीरियर देगा, ना कि अलग अलग सुपीरियर्स देंगे। नेक्स्ट है, इसमें ये क्या बोलता है, यूनिट ऑफ कमांड में एक ये कंसेप्ट देता है स्टाफ एंड लाइन का। ठीक है, स्टाफ एंड लाइन का मतलब भी क्या था कि एक तरफ से ऑर्डर है और बाकी स्टाफ जो है वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करे। नेक्स्ट है आपका डेलीगेशन। तो हम बोलते हैं गुल्ली के अकॉर्डिंगली मैनेजर क्या करना चाहिए, मैनेजर को चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं, जो रिमेनिंग फंक्शंस जो हैं वो क्या करे, अपने सबऑर्डिनेट्स को बांट दे। ठीक है, कि वो किस किस तरीके से काम चला पाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन थ्रू कमिटीज।
एक तो ये बोलता है कि एक प्लूरल बॉडी होनी चाहिए, एस्टैब्लिश करनी चाहिए जब कभी भी कन्फ्लिक्ट आ जाए। ठीक है, डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन में देखा ना कि कन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो बोलता है जब कभी भी कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या होनी चाहिए, हमारे पास एक कमेटी होनी चाहिए जो क्या करे, उसको सुने भी और उसको सॉल्व भी करे। और जो क्लासिकल थ्योरिस्ट थे जो बिलीव करते थे कि किसी देयर आर एनी डिफरेंसेस बिटवीन, किसी भी तरह का अगर डिफरेंस होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, तो कन्फ्लिक्ट्स को जो है रिजॉल्व किया जाता है किसके फेवर में, सुपरऑर्डिनेट के फेवर में। बट ये क्या बोलते हैं कि जो कमेटी है वो क्या बनाए, उनके बीच में हारमोनी बनाए और उसको क्या करे, सॉल्व करने की कोशिश करे। ठीक, एंड द नेक्स्ट वन इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर को बांटो। गुल्ली का ऑब्जर्व करता है कि जो फंक्शंस हैं उनको क्या करना चाहिए, हर एक लेवल के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। अगर बोलते हैं ये लोकल काम है तो अथॉरिटी जो है वो क्या कर रही है, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं उसको लोकल लेवल तक। फिर इसके बाद हमने देखा यूनिटी ऑफ कमांड देख लिया, डेलीगेशन देख लिया, देन हमने स्टाफ एंड लाइन की बात करी थी, सॉरी यूनिट ऑफ कमांड की बात करी थी। तो हमने बोला था कि उसको एक ही बंदा जो है वो नीचे वाले एक ही बंदे को क्या देगा, ऑर्डर देगा, इनके नीचे वाले बंदे को एक ही बंदा क्या करेगा, ऑर्डर देगा। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, स्टाफ एंड लाइन की। तो बोलता स्टाफ एंड लाइन का भी इसका मतलब यही था कि एक ही बंदा क्या करेगा, ऑर्डर देगा और बाकी वाले उसको फॉलो करेंगे, जैसे क्या होता है मिलिट्री रूल होता है। देन लास्ट वन इज 10th one is span of control। लास्ट में ये क्या बोलता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करता है। तो ये बोलता है कि गुल्ली ऑब्जर्व करता है, गुल्ली और उर्विक दोनों ऑब्जर्व करते हैं कि जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, इसी वजह से तो भी सुपीरियर क्या करेगा, इफेक्टिवली सुपरवाइज कर पाएगा। बोलता है स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन वो इतने ही होने चाहिए जितना कि एक सुपरवाइजर जो है वो उनको इफेक्टिवली सुपरवाइज करे। तो ये एडवोकेट करते हैं कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो कितने होने चाहिए, एक सुपरऑर्डिनेट के पास 5 to 6 मेंबर्स ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, हमें गुल्लिक ने दिए थे। अब हम देखते हैं उर्विक के। तो उर्विक जो है ये भी अपने क्या आता है, कुछ प्रिंसिपल्स के साथ आता है जो कि सिमिलर थे गुल्लिक्स के 10 प्रिंसिपल्स के साथ ही, जिसमें ये बात करता है अलग अलग प्रिंसिपल्स की, जिसमें ये बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब ये हमने गुल्लिक के देख ली है। अब इसकी बात किसकी बात आती है, उर्विक की आती है। तो जब एल उर्विक की हम बात करते हैं तो उर्विक भी अपने 10 प्रिंसिपल्स के साथ आते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या देते हैं, अपने 10 प्रिंसिपल्स हमें देते हैं। अब देखो इसमें कौन से प्रिंसिपल्स देते हैं हमें, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, राइट। फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ responsibility, next one is principle of correspondence, next is principle of definition, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन, जिसको हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल भी देखा था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, जिसमें वो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी।
तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो थे, ये 10 प्रिंसिपल्स किसने दिए थे? उर्विक ने दिए थे। अब इन सभी के साथ इन बोलता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि मैनेजर जो है वो एस्टैब्लिश करे गोल जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का उसको, और अपने सब्सिक्वेंट लेयर्स को किस किस तरह से बनाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सप्रेस उसमें कोई क्या हो, कोई ना कोई मकसद हो। मैनेजर जो है अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, राइटफुल पावर जो है वो देगा हर एक पोजिशन के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि सुपीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंश्योर करे सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को, उनकी ड्यूटीज को। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रिंसिपल ऑफ कोरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंगली वो क्या होती है, इक्वल होती हैं और डिफाइंड होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन जो है वो एडवोकेट करता है कि जो हर एक बंदे की जो ड्यूटीज है वो क्लियरली क्या की जाए, बता दी जाए उसे, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस का मतलब क्या है कि हर एक यूनिट के बीच में क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट के बीच में या इंडिविजुअल के बीच में उनको एक इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए कि हर एक तरह की उसमें क्या बने रहे, बैलेंस जो है वो बना रहे। अब इन सभी चीज़ों के बाद ये दोनों के हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनली ये दोनों क्या करते हैं, अपने अपने 10 प्रिंसिपल्स को हटाते हैं और किसके आते हैं, तीनों दोनों मिला के ये क्या देते हैं, हमें 8 प्रिंसिपल्स देते हैं। क्या देते हैं हमें, 8 प्रिंसिपल्स देते हैं, ठीक है। दोनों को ये मर्ज कर लेते हैं प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले ये बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर की। अब ये बोलते हैं फर्स्ट प्लेस में कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका डिज़ाइन होना चाहिए, एक उसकी शेप चाहिए। वो तो जब एक स्ट्रक्चर जो है वो एस्टैब्लिश होता है तब लोग जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पीपल हैं उनको उनके राइट प्लेसेस पे क्या किया जाए, हायर किया जाए, यानी कि लगाया जाए। सेकेंड ये बोलता है यूनिटी ऑफ लीडरशिप, जिसमें ये अथॉरिटी वगैरह की बात कर रहे थे, तो इसको ये क्या बोल देते हैं, लीडरशिप, ठीक है। जिसमें ये क्या बोलते हैं, दैट इज वन टॉप एग्जीक्यूटिव, वन टॉप एग्जीक्यूटिव। अब ये दोनों क्या बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, उसका एक हेड होना चाहिए जो उसको चलाए, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट है, कमेटी या काउंसिल के, जो किसके अंदर बनाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाई जाती है। वो क्यों खिलाफ थे, किनके, इनको लगता था कि अगर हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर क्या चलेंगे, फिर प्लूरल अथॉरिटी होगी, और जो प्लूरलिटी होगी तो उसमें क्या होगा, जो डिसीजन मेकिंग जो लिया जाएगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो उसमें डिले होगा। तो इसी केस में ये क्या बोलते हैं कि उसका जो एग्जीक्यूटिव होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द क्या लिया जाए, डिसीजन लिया जाए। फिर बोलता है ये थर्ड, स्टाफ। जब ये स्टाफ की बात करता है तब ये बात करता है किसकी, जनरल एंड स्पेशल, ठीक है। वो तो प्रिंसिपल ऑफ स्टाफ जो है ये कहाँ से निकल के आता है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप के से निकल के आता है। जब सारी के सारे अथॉरिटी किसके पास है, लीडर के पास है, तो लीडर को चाहिए कि उसको एजिस्टेंस भी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, और ऐसी एजिस्टेंस कहाँ से मिलेगी उसको, उसके स्टाफ से मिलेगी। तो स्टाफ जो है उसको ये दो तरह से डिवाइड करता है, वन इज जनरल एंड सेकंड वन इज स्पेशल। जनरल स्टाफ ये वो होते हैं जो क्या करते हैं, मैनेजर फंक्शंस को चलाते हैं, जैसे कमांड देना, कंट्रोल देना, कोऑर्डिनेशन कैसे बनानी है, तो ये सारा स्टाफ कौन सा आपका, जनरल स्टाफ है। स्पेशल स्टाफ कौन सा होता है, जो कुछ स्पेशल फंक्शंस जो है प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रोडक्शन के साथ, टेक्निक्स के साथ जो डील करता है, दैट इज द स्पेशल स्टाफ। तो ये क्या करते हैं, इनपुट देते हैं किसमें, एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज के मैटर्स में। तो जो जनरल मैनेजर फंक्शंस होते हैं उनके साथ स्पेशल वालों का कोई भी लेन देन नहीं होता। नेक्स्ट है आपके पास डिवीजन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। अब यूनिटी ऑफ कमांड को ये क्या बोलता है कि वन सबऑर्डिनेट जो है वो किसको अकाउंटेबल होगा, एक ही सुपरऑर्डिनेट को अकाउंटेबल होगा। तो टेलर भी किस पे ऊपर बिलीव करता था, यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, डिवीजन ऑफ
वर्क बोल रहे थे, स्पेशलाइजेशन बोल रहे थे, वही चीज़ है हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि स्पेशलाइजेशन। ये बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए और वो किसके बेसिस पे होना चाहिए, जो सेंटर टेनेंट होता है इस अप्रोच का उसके ऊपर, कि जिसमें जिसकी स्पेशलाइजेशन हो उसको वहां पे ही काम पे लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, डेलीगेशन। अब जब डेलीगेशन की बात आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने माइंड में क्या रखे, इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रखे, और जो बाकी वाले हैं वो क्या कर दे, अपने सबऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर दे। ठीक है, जो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अपने छोटों को बांट दे, और जो बड़े मेजर काम है वो किस में रखे, अपने दिमाग में रखे। सेवंथ है कमेंसुरेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलता है प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस जो होता है बिलीव करता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, जिसको क्या किया है, जो क्या बोलता है, अथॉरिटी आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ आती है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि अकाउंटेबल जो आपकी अथॉरिटी है उसको क्या होना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ता है। देन लास्ट वन इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में यही बोल रहा था कि जो आपके क्या है ऑर्गेनाइजेशन है वो तभी इफेक्टिवली चलेगी जब मैक्सिमम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो होंगे, एक पर्टिकुलर जो सुपर ऑर्डिनेट है उसके अंदर कितने होंगे, 5 या फिर 6 होंगे। ठीक है, तो ये सारा जो था वो इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे। तो इसके बाद इनको क्या मिला था, कुछ क्लासिकल थीरीज जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, किसको, हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द हर्बर्ट साइमन और ड्वाइट वेल्टो के द्वारा। तो साइमन ये बोलता है कि जो प्रिंसिपल है क्लासिकल थीरीज के, वो क्या करते हैं, उनके जो है वो फेलुअर में दिखाई देते हैं। उसको बोलते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, ये किसके साथ मेल जोल खाता है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के साथ, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन के साथ। जब ये कंट्राडिक्ट करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड के साथ, डिपार्टमेंटलाइजेशन के साथ, एज ए नॉट होल बट पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ कुछ तरह से। तो क्लासिकल थ्योरिस्ट क्या बोलते हैं कि रूल ऑफ थंब जो है उसको रिप्लेस किया जाना चाहिए साइंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ। और क्रिस एर्गियस जो है ये बोलते हैं कि प्रिंसिपल जो है क्लासिकल थ्योरीज के वो क्या है, अनसाइंटिफिक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि क्रिस एर्गियस के अकॉर्डिंगली एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल से मिलकर बनी होती है, तो उसमें इंटरेक्शन और इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स जो है आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमने जब स्टार्ट किया था हमने तब भी देखा था कि वो बार बार यही चीज़ बोल रहे थे कि आप जो एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट है उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इस वजह से इस थ्योरी को भी क्या किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था। इसके बाद जो क्लासिकल थ्योरिस्ट में है उसमें हम लास्ट थ्योरीज पढ़ेंगे किसकी, मैक्स वीवर की, जो फेमस है किसके लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस होल थ्योरी about the Gulick and Urvik, their principles, and how they can concluded them into the 8 principles. So keep watching my channel. Do like and subscribe, share my videos. Thank you so much.